हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमा राठौड़ फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रीकरणी एकेडमी एंड एजुटेक पे। बेटा, हम लोग हमारे केमिस्ट्री का क्लास 12th का सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम उसी में आगे प्रोसीड करेंगे। हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो था अणुसंख्य गुणधर्म, जिसमें हम कल तक 2 अणुसंख्य गुणधर्मों की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है बेटा, और अब हम तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिमांक का अवनमन। क्लियर है बात? हिमांक का अवनमन। तो मैंने आपको हिमांक का अवनमन, ये जो शब्द है अवनमन, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया था, यानी कमी। और हिमांक का मतलब आपको पता है, और लेकिन जो परिभाषा आपको पता है हमें वो परिभाषा ना पढ़ के हिमांक की परिभाषा को किस आधार पर पढ़ना है कि हमें हिमांक की परिभाषा और वाष्प दाब में संबंध स्थापित करना है। क्योंकि ये बात हम जान चुके हैं कि इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं राउल्ट नियम के पश्चात वो सभी वाष्प दाब से संबंधित हैं। तो इसी प्रकार हिमांक का अवनमन जो है, यानी हिमांक में जो कमी होगी विलयन बनाने पर, बने हुए विलयन के हिमांक की जो कमी है उसमें उसकी जो कमी होगी उसे भी हम क्या करेंगे, वाष्प दाब से ही संबंधित करेंगे। तो बेटा आइए परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हिमांक का अवनमन में हिमांक की क्या परिभाषा है इसको चेक करते हैं। देखिए, किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर उसका हिमांक कम हो जाता है। ये बात हमें पता है। क्या मतलब है इसका? यदि हमने कोई विलायक लिया, उसमें अवाष्पशील पदार्थ मतलब हमने कोई विलय इसमें मिला दिया, तो विलय मिलाने पर क्या होगा, हिमांक में कमी दर्ज की जाएगी। ठीक है, यही मतलब है इस कथन का। विलयन के लिए हिमांक वह ताप होगा जिस पर कि द्रव विलयन एवं ठोस विलायक का वाष्प दाब समान हो जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमें हिमांक और वाष्प दाब को एक दूसरे से संबंधित करना होगा। तो यहाँ पर क्या परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं कि हिमांक जो है वह ताप है। देखो, ताप तो होता है, हमें पता है। हिमांक का मतलब कौन सा? तापमान, एक फिक्स तापमान की वैल्यू जिस पर हम क्या देखते हैं, हमने जो विलयन बनाया है उसका वाष्प दाब हमने जो विलायक लिया था उसके वाष्प दाब के बिल्कुल बराबर हो जाए। उस ताप को हम क्या कहेंगे? हिमांक कह देंगे। क्लियर हो रही है बात? यानी इसको इस तरह से समझ लो कि द्रव विलयन ठोस में परिवर्तित होने लगेगा। क्लियर हुई बात? हिमांक का मतलब क्या है? जमना, किसी चीज के हिमशीतित रूप में परिवर्तित हो जाना, यानी ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो उस ताप को हम क्या कहेंगे? हिमांक कह देंगे। विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी राउल्ट के नियम में कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है। यही बात हमें यहाँ लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि बेटा हमें वाष्प दाब से ही हर एक कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है। इसलिए कहीं आपके दिमाग से ये बात ना निकल जाए कि वाष्प दाब से रिलेट करना, इसलिए हमने ये एक लाइन और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अतः इसका वाष्प दाब कम ताप पर ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यही आपको ध्यान देना है, क्योंकि वाष्प दाब ऑलरेडी कम है उसका, तो यह बहुत कम ताप पर ही इसका वाष्प दाब किसके समान हो जाएगा? ठोस विलायक के समान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसका यहाँ पे रिलेशन क्लियर हो गया है आपके दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं। और विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होगा कि नहीं? तभी तो हमने ये हेडिंग लगाई है हिमांक का अवनमन, क्योंकि सदैव हिमांक में कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या कह देंगे? हिमांक में यह अंतर हिमांक का अवनमन
जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा टी एफ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ, एफ फॉर फ्रीजिंग, टी मतलब तापमान और डेल्टा मतलब अंतर, यानी तापमान का, हिमांक के तापमान का वह अंतर जो हमें किसमें प्राप्त होता है, शुद्ध विलायक और विलयन। ठीक है, यह अंतर क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टी एफ नॉट तथा विलयन का टी एफ हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे हिमांक में अवनमन। ये रहा सूत्र आपके सामने, ये हमें यूज करना है। डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ क्या है आपको मैंने बताया है, हिमांक में होने वाली कमी को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ से लिखते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ किसका है, विलायक का, टी एफ किसका है, विलयन का, क्योंकि विलयन में हमें क्या मिलती है, कमी मिलती है। क्लियर है बातें। इस सूत्र के द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं कि हिमांक में कितनी कमी हुई है, उस कमी की मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। हिमांक में अवनमन को वाष्प दाब एवं ताप में खींचे गए आलेख के द्वारा भी समझाया जा सकता है। बिल्कुल, हम एक आलेख भी बनाएंगे, एक ग्राफ खींचेंगे जिसकी सहायता से हम और इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। वाष्प दाब और ताप में जो ग्राफ खींचेंगे वो हमें और ज़्यादा हेल्प करेगा हिमांक में होने वाली कमी को समझने में। ठीक है, आगे चलते हैं, सूत्र नोट करेंगे सभी। ये देखिए, ये है ग्राफ आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। देखिए इस एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, वाष्प दाब लिया है और वाष्प दाब इस तरफ बढ़ रहा है। इस एक्सिस पर क्या लिया है, ताप लिया है जो इधर बढ़ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब हमें क्या देखना है कि वाष्प दाब और ताप के मध्य हमने क्या संबंध पढ़ा था परिभाषा में, ध्यान से देखो बेटा। हमने यह संबंध पढ़ा था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब हमें जहां समान मिलेगा, जहां पर दोनों का वाष्प दाब एक समान प्राप्त होगा, वही ताप क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो ग्राफ है ऊपर वाली लाइन, ये किसके लिए है, शुद्ध विलायक के लिए। तो यहाँ पे इस तरफ जब मैं नीचे की तरफ बढ़ रही हूँ तो क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, यानी विलायक यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। इस तापमान पर ये जो पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट किया है, अगर मैं इसको नीचे तापमान वाले अक्ष पर मिलाती हूँ तो मुझे ताप की एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है। इस ताप से क्या होता है, विलायक का ठोस में रूपांतरण शुरू हो जाता है। क्लियर हो रही है बात सभी को। और यहाँ आते आते यहाँ तक मैं देख रही हूँ कि विलायक जो है ठोस में परिवर्तित हो रहा है, इस ताप से शुरू हो गया, यानी ये मुझे क्या हो गया, विलायक के लिए मुझे ये हिमांक के रूप में प्राप्त हो गया। कौन सा तापमान, यह वाला तापमान। क्लियर है, इसे मैंने किससे लिखा था, टी एफ से लिखा था। अब बात करते हैं विलयन की। विलयन जो मैंने बनाया उसमें मैंने विलय भी ऐड कर दिया है। विलय ऐड करने के कारण क्या होगा, वाष्प दाब में कमी, यानी ये ग्राफ जो है विलयन का हमेशा विलायक से नीचे प्राप्त होगा। और आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंस है दोनों ग्राफ में, ये वाला ग्राफ है विलायक का और ये ग्राफ है विलयन का, नीचे है। यहाँ देख लो, सभी पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ विलयन का विलायक से हमेशा नीचे प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, इसका रीजन मैंने अभी क्लियर कर दिया है आपको। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक विलयन कैसा है, द्रव अवस्था में है। जैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट जो मैंने नोट किया है, ये किस लिए बताया है कि तापमान के अक्ष पर यदि मैं इसे टच करती हूँ तो ये जो वैल्यू है ताप की, ये मुझे किसके बारे में बता रही है, ये यह बता रही है कि इस ताप पर विलयन जो है वह ठोस में परिवर्तित होने लग गया है। समझ रहे हो, यानी यहाँ मुझे ये पॉइंट क्या बताएगा, विलयन का हिमांक। ये किसका बता रहा है, विलायक का हिमांक। तो आप देख सकते हो
इस साइड टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। यह जो अक्ष था, ये जो पॉइंट था जिसने यहाँ पर काटा है, इस अक्ष पर ये किसके लिए है? विलायक के लिए ताप। और ये किसके लिए है? विलय के लिए, जिसको मैंने किससे डिनोट किया है? T0F से। आप देख रहे हो कि यह वाला ताप कम और यह वाला ताप ज़्यादा है, यानी शुद्ध विलायक की तुलना में बनाए गए विलयन का हिमांक कम हो गया। हुआ कि नहीं? आपके सामने ग्राफ से मैंने एक्सप्लेन किया है, दोनों लाइंस क्लियर हैं। ये ग्राफ ऊपर क्यों आया? क्योंकि वाष्प दाब विलायक का सदैव विलयन की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए विलयन की लाइन हमेशा नीचे, विलायक की हमेशा ऊपर हमें प्राप्त होती है। फिर हमने ये देखा जहाँ पे ठोस में रूपांतरण स्टार्ट हो गया वहीं पे हमें हिमांक प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस डॉट को तापमान के अक्ष से मैच किया और एक वैल्यू प्राप्त कर ली तापमान की। यह तापमान क्या कहला रहा है? हिमांक। किसका? शुद्ध विलायक का हिमांक कहलाता है। यहाँ पर भी मैंने इसी प्रकार किया विलयन के लिए, जहाँ पे इसका ठोस में रूपांतरण शुरू हुआ वहीं पर मैंने क्या किया, तापमान को नोट कर लिया। ठीक है, और वो तापमान मुझे किसके बारे में बता रहा है? विलयन के हिमांक के बारे में बता रहा है। क्लियर है बेटा? ग्राफ अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ग्राफ में आपको एक एक बात का पता होना चाहिए कि यदि ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है? फर्स्ट पॉइंट का मतलब है विलायक ठोस में परिवर्तित हो रहा है, नीचे वाले पॉइंट का मतलब है विलयन ठोस में परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। डेल्टा TF क्या था? डेल्टा TF हिमांक में होने वाली कमी, हिमांक अवनमन किसके समानुपाती है? देखा ना आपने, वाष्प दाब में परिवर्तन के। डेल्टा P वाष्प दाब में होने वाली कमी के। हुआ कि नहीं? ये हमने अभी भी ग्राफ में स्टडी किया था। किससे रिलेट किया था? ताप को। इस तापमान को हमने वाष्प दाब से संबंधित किया था। तो ये P क्या है? ये वाष्प दाब, और T क्या है? TF क्या है? हिमांक है। ठीक है, आगे देखिए। वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके? विलय के मोल भिन्न। और विलय को हम B से लिखते हैं तो उसके मोल भिन्न को किससे लिखेंगे? X से लिखेंगे। हमने जो यह कथन लिखा है, वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, इस कथन को मैंने मैथमेटिकली यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा? डेल्टा P समानुपाती है किसके? XB के। XB क्या है भाई? XB है विलय के मोल भिन्न। आगे देखिए, इस वाली इक्वेशन से हम ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल्टा P समानुपाती है डेल्टा TF के, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेल्टा P समानुपाती है XB के। जब डेल्टा P इन दोनों के समानुपाती है तो ये दोनों भी एक दूसरे के समानुपाती होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है डेल्टा TF समानुपाती XB। XB क्या? विलय के मोल भिन्न। क्लियर है बात? तो डेल्टा TF बराबर समानुपाती का निशान यहाँ से हटाया, बराबर का निशान लगाया तो क्या आया? डेल्टा TF बराबर K FXB। ये K क्या है यहाँ पे? ये है एक नियतांक जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना हमें। अगर हम समानुपाती का निशान हटा के इक्वल लगाएंगे तो हमें हर बार एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे लगा दिया K। ठीक है, अब आप मोल भिन्न की वैल्यू यहाँ पे अपन लिख सकते हैं K इंटू XB। XB की जगह क्या लिखा है? मोल भिन्न। कैसे पता लगाएंगे? B के मोल भिन्न NB बटे कुल मोल। तो NB तो आ गया एज इट इज, कुल मोल के स्थान पर क्या लिख दिया? Na प्लस NB। Na प्लस NB बराबर K इंटू, अब NB Na NB के मान मैंने यहाँ रखे हैं और कुछ नहीं। समझ रहे हो बात को? देखिए K एज इट इज आ गया है यहाँ, फिर NB की जगह WB अपॉन MB। ये क्या है? NB का मान है। किसका मान है? NB का मान है। Na बराबर WA अपॉन MA। NB बराबर फिर से वही आ गया WB अपॉन
MB। क्लियर है इतना? ओके, आगे देखते हैं बेटा। तनु विलयनों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम विलयन बनाएंगे तो उसमें विलय हम बहुत कम ऐड कर रहे हैं, इसलिए विलयन कैसा प्राप्त हो रहा है? अत्यंत तनु प्राप्त हो रहा है। तो तनु विलयनों के लिए WB/MB जो है वो WA/MA से बहुत बहुत कम है। ठीक है, ये बात क्लियर है? बी किसके लिए लिखा हमने? बी किसके लिए लिखा हमने? विलय के लिए। आगे देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है इसका मान, इसलिए हर में मैं इस मान को नगण्य मान सकती हूँ, बिल्कुल मान सकती हूँ। और जब मैंने इसे नगण्य मान लिया तो क्या सूत्र आया मेरे पास? डेल्टा TF बराबर के एज इट इज़ है, उसकी जगह जो वैल्यू से WB, वहाँ से हर में से मैंने WB/MB रिमूव कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा? देखिए, K इंटू WB/MB बटे WA/MA। क्लियर है बात? अब ये जो अपॉन में है, ये अगर मैं इधर लेके आऊँगी तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो देखिए, डेल्टा TF बराबर K WA/MA, ये दिख रहा है आपको, WA/MA और MB/WA और MB/MA एज इट इज़ लिख दिया ये। ठीक है बेटा, क्लियर है? फिर देखिए, डेल्टा TF बराबर K, MA को अगर मैं यहाँ से एक बार हटा देती हूँ तो ये पूरा सूत्र किसका है? ये WB/MB बटे WA, ये किसका फॉर्मूला है? ये है मोललता का सूत्र। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल m लिख दिया इसके स्थान पर। क्या लिख दिया? स्मॉल m। स्मॉल m का क्या मतलब है यहाँ पर? मोललता। साफ दिख रहा है, हम लोग ये फॉर्मूले पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस पूरे सूत्र को पहचान कर मैंने क्या किया? यहाँ पे स्मॉल m रख दिया। लेकिन देखो, MA तो एज इट इज़ बचा हुआ है ना, अभी उसको रिमूव नहीं करना है, उस MA को मैंने यहाँ पर एज इट इज़ फिर से रख दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? क्या बन गया? डेल्टा TF बराबर K इंटू M, M कौन सा है? मोललता, स्मॉल m इंटू MA। क्लियर है? और इस सूत्र से मैं विलयन की मोललता भी निकाल सकती हूँ। यदि मैं इस m को इस साइड लेके आऊँगी तो TF इस तरफ चला जाएगा। तो देखिए, मोललता का फॉर्मूला आपके सामने है, तभी तो मैंने यहाँ पे ये पेश किया है। आगे देखिए, डेल्टा TF बराबर KF.M, डेल्टा TF बराबर KF.M। यदि मैं इस K को इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास एक नया स्थिरांक आता है जिसे मैं कहती हूँ KF। KF देखो यहाँ पे लिखा है KF बराबर K इंटू MA। ये K क्या था? जो पहले मैंने कांस्टेंट निकाला था वो। फिर मेरे पास MA का जो मान था, यदि मैं इसको इसके साथ गुणा कर देती हूँ तो मेरे पास बचता है KF। एक नया नियतांक आता है जिसे कहते हैं मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। मेरे ख्याल से आपको ये याद होगा, हमने उन्नयन में भी पढ़ा था, क्वथनांक के उन्नयन में भी KB पढ़ा था। वहाँ पे यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? KF। क्लियर है? F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, B मतलब वहाँ पे था बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वहाँ पे हमने B लिखा था। तो KF कहाँ से आया आपके पास? जब आपने पहले वाले K जो कांस्टेंट था K, उसको MA से गुणा कर दिया, तब आपके पास आया नया कांस्टेंट जिसे कह रहे हैं KF। क्लियर है सूत्र सभी को? ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो बेटा, KF को क्या कहेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक। KF क्या कहलाता है? मोलल अवनमन स्थिरांक। कहाँ से आया था ये? पिछले वाला फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? जब हमने कांस्टेंट K को MA से मल्टीप्लाई किया था तो इन दोनों के गुणा के फलस्वरूप हमें क्या मिला था? नया कांस्टेंट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कह रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। यदि m बराबर 1, मोललता कितनी है? यदि 1 है तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा TF बराबर KF। क्या मिलेगा? डेल्टा TF बराबर KF। इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यह क्या कहलाएगा? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, यह भी इसे कहा जा सकता है। आगे देखिए बेटा, किसी विलायक का मोलल
हिमांक अवनमन स्थिरांक उसके हिमांक अवनमन के बराबर होता है जब इसमें 1 मोल विलय पदार्थ 1000 ग्राम विलायक में घोलें। तो यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन कर दी गई है। यदि आप मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा को आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? यह वही हिमांक अवनमन है जो किसी 1 मोल, कितनी मात्रा ली है? 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। कहाँ से मिला ये परिभाषा? इस सूत्र से तो मिली है हमें बेटा। समझ आई बात आपको? तो ये ये तो फॉर्मूला हो गया KF का, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस फॉर्मूला के आधार पर परिभाषा लिख ली है KF की। साथ ही साथ में इसकी इकाई, मैंने कल भी आपको बताया था कि इकाइयों को इग्नोर नहीं करोगे, ध्यान से रिवाइज करोगे। कई बार सिर्फ इकाई के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी इकाई क्या है? केल्विन केजी प्रति मोल। केल्विन केजी प्रति मोल। जो केबी की इकाई थी वही किसकी इकाई है? KF की इकाई है। तो दोनों स्थिरांक की, वो भी मोलल स्थिरांक था, ये भी मोलल है। फर्क किसका है? वो उन्नयन स्थिरांक था। वो उन्नयन क्यों था? क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि होती थी। और यह क्या कहलाता है? हिमांक स्थिरांक। क्यों? क्योंकि हिमांक में सदैव कमी होती है। मेरे ख्याल से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको। हमने 3 तरह के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ लिए हैं। पहला वाष्प दाब, दूसरा क्वथनांक, तीसरा हिमांक। वाष्प दाब में कमी यानी वाष्प दाब का अवनमन किस प्रकार निकालेंगे, पढ़ लिया। वाष्प दाब क्या होता है, पढ़ लिया। क्या उसका ग्राफ था, क्लियर है। फॉर्मूले क्लियर हैं और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद वाष्प दाब के बाद हमने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा, उसमें होने वाली वृद्धि पढ़ी, उसका सूत्र पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हमने तीसरे प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म भी क्लियर कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, हिमांक का अवनमन। डेल्टा TF डेल्टा TB P0A माइनस PA अपॉन P0A। इस तरह से बार बार बोलो ताकि ध्यान पड़ जाएगा आपको कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है बेटा, 3 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। हिमांक में अवनमन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणु भार में संबंध। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरी फर्स्ट डे जब हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म स्टार्ट कर रहे थे, कि 3 नंबर का जो प्रश्न है वो अक्सर अणु भार ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो हम इसी के साथ ये फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। विलयन की मोललता स्मॉल m किसके बराबर थी? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये सूत्र हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं मोललता का फॉर्मूला। WB क्या है? विलय का भार है, आपको पता है सभी को। MB क्या है? विलय का अणुभार, ये भी हमें पता है। WA क्या है? यहाँ विलायक का भार है जो हमें ग्राम में दिया जाता है। M का यह मान समीकरण 12 में रखने पर, डेल्टा TF वाली जो समीकरण थी उसमें रख दिया, तो क्या प्राप्त हुआ देखिए। डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे WA। क्लियर है? अब हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है बेटा? MB ही तो निकालना है। MB ही तो था विलय का अणुभार, और इसी पे प्रश्न पूछा जाता है, तो हम MB को इधर ले आते हैं और डेल्टा TF को इधर लेके आ जाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज होगा। देखिए, MB बराबर KF अपॉन डेल्टा TF। KF है, ये डेल्टा नहीं है यहाँ पे। MB बराबर KF अपॉन डेल्टा TF इंटू WB अपॉन WA। यहाँ से एज इट इज लिख लिया अपन ने, WB WA इंटू 1000 एज इट इज आ गया। क्या चेंज किया? सिर्फ MB और TF का स्थान बदला है हमने। क्लियर है बात? तो स्थान बदलने से क्या हुआ? अणु भार का फॉर्मूला हमें मिल गया, जो हमें 3 नंबर दिलाने में बहुत सहायता करेगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे देखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक KF को विलायक के
गलन की गुप्त ऊष्मा से निम्नलिखित प्रकार संबंधित किया जा सकता है। अब हम जो फॉर्मूला अभी अभी हमने अध्ययन किया है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अणुभार निकालने का जो प्रश्न है हर साल आता है। बस प्रॉपर्टी कौन सी है, आपने कौन कौन से गुणधर्म पढ़े हैं वो चेंज होते रहते हैं। यदि एक बार वाष्प पदार्थ में आया तो अगली बार हिमांक में आएगा, उसके अगली बार क्वथनांक में आएगा, उसके अगली बार हो सकता है जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे परासरण दाब, उससे संबंधित प्रश्न आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ये पक्का है। तो देखिए उदाहरण में क्या लिखा है, सुक्रोज जिसका अणुभार हमें दिया गया है 342, तो सुक्रोज के 3.42 ग्राम मात्रा दे दी हमें, तो 100 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का हिमांक बिंदु क्या होगा। यदि KF जल के लिए KF का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है बेटा, आइए हमें इसमें निकालना क्या है, अणुभार ज्ञात करना है। देखिए सुक्रोज का अणुभार पूछा है, सुक्रोज का अणुभार दिया है, सॉरी हिमांक बिंदु हमसे पूछा गया है, तो हिमांक बिंदु हमें निकालना है। देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले MB के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें ध्यान दीजिए, MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल्टा TF, ये फॉर्मूला हमारे सामने था कि नहीं। तो इसकी सहायता से हम डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, देखो MB की जगह 342 रख दिया एज इट इज, KF हमें दिया है 1.86 हमने यहाँ लिख दिया, WB हमें पता है 3.42 वो लिख दिया, 1000 की जगह 1000 एज इट इज आ गया। आगे देखिए WA दिया गया है हमें 342, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और साथ में डेल्टा TF हमें निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेल्टा TF। क्लियर है बात। आगे देखिए ये जो 100 आया है, यहाँ से 2 पॉइंट रिमूव किए, 100 आया, 2 0 से 2 0 ये कट कर दिए, 342 से ये कट कर दिया, इस 342 को इधर लेके आऊँगी और डेल्टा TF को उधर लेके जाऊँगी। ओके, इतना साइड मुझे चेंज करना पड़ेगा, तब मेरे पास वैल्यू आएगी विलयन के हिमांक बिंदु की, जो कितनी आई है 272.814 केल्विन। इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 272.8 तक भी कर देंगे तो भी करेक्ट है। क्लियर है सॉल्यूशन सभी को, ठीक है। आगे चेक करते हैं। एक जलीय विलयन का क्वथनांक 374.4 केल्विन है। क्वथनांक दिया गया है इस बार हमें, किसका दिया गया है ये भी ध्यान दे लो, विलयन का दिया गया है क्वथनांक। कहीं हम विलय का ना समझ ले, ठीक है, विलायक का ना समझ ले, विलयन का साफ स्पष्ट कर दिया है क्वेश्चन में। आगे देखिए इसका हिमांक क्या होगा, हिमांक की गणना हमें करनी है। साथ ही साथ में दिया क्या गया है, हमें KB का मान दे दिया है, KB का मान है 0.52 केल्विन kg प्रति मोल, और यहाँ पे ये किसका मान दिया गया है, ये हमें मान दे दिया है KF का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो है क्वथनांक की, तो हमें KB की ज़रूरत पड़ेगी, और पूछा हमसे है हिमांक, तो हमें KF की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, तो क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यूज़ को यहाँ फॉर्मूले में पुटअप करना है और सॉल्यूशन निकालना है। आइए देखते हैं, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, डेल्टा KB बराबर KB इंटू M, और डेल्टा TF किसके बराबर होता है, KF इंटू M के। ये दोनों फॉर्मूले हम जानते हैं, इन दोनों में ही दोनों तरफ मोलरता है राइट साइड में, तो मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ। तो मैंने इनको कंपेयर किया, क्या मिला मुझे, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल्स टू M से M कट गया, KB अपॉन KF। क्लियर है। अब मुझे डेल्टा TB की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा TB के लिए मैंने क्या लिखा, 100.4 माइनस 100 ये दिया गया था यहाँ पर, इसलिए मैंने ये वैल्यू निकाली। डेल्टा TB की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब ये वैल्यू मैं TF निकालने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि डेल्टा TF का सूत्र क्या है, डेल्टा TB
इंटू के एफ अपॉन के बी। यह फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकती हूँ। के एफ का मान मेरे पास है, के बी का मान मेरे पास है और डेल्टा टी बी का मान मैंने अभी अभी यहाँ से निकाल लिया। तो इन तीनों मान को यहाँ पे पुट करूँगी। 0.4 इंटू 1.86 अपॉन 0.52। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से जब मैंने सारे मान में अपने फॉर्मूले में पुटअप किए तो वैल्यू कितनी आई हिमांक की? 273 माइनस 1.43 और लास्ट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आई मेरे पास 271.57 केल्विन। तापमान है तो केल्विन आगे हमने यूनिट लगा दी इसकी। क्लियर है बात? क्वेश्चन समझ आ गया? इसी तरह के क्वेश्चंस बट बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज यही रहेगी, क्या चेंज होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो सकती है। मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ। मोस्ट पॉसिबल जितनी तरह की लैंग्वेज जो है, जितनी तरह का क्वेश्चन जो फ्रेम किया जा सकता है एक फॉर्मूले पर, उतने सभी तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करके उनका सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, सेम टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए और सॉल्यूशन आप टाइम पे कर सकें। अगला एग्जाम्पल चेक कीजिए। नाइट्रोबेंजीन का हिमांक 278 केल्विन है। कितना है? 278। क्या दिया गया है? हिमांक दे दिया है। आगे देखिए, एक अवाष्पशील पदार्थ का नाइट्रोबेंजीन में 0.25 मोलल, यानी मोलल मतलब मोललता दे दी हमें सीधी सीधी, विलियन इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी कर देता है। कमी भी हमें पहले से दी गई है, हमें ये भी नहीं निकालनी है। तो निकालना क्या है? इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। के एफ की वैल्यू इस बार हमें निकालनी है। तो क्या क्या दिया गया है? डेल्टा टी एफ आपको दिया गया है, बिल्कुल ये देखिए कमी यहाँ पे साफ दी गई है। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास एज इट इज है, तो मैंने उसकी जगह लिख लिया। दिया गया है डेल्टा टी एफ बराबर 2 केल्विन। मोललता 0.25 मोलल, यानी क्या दिया गया है? मोललता। ये भी यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। क्लियर है? फिर फॉर्मूला भी मुझे पता है, इनमें क्या संबंध है? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। मुझे निकालना क्या है? के एफ ही तो ज्ञात करना है। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है तो मैं के एफ बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकती हूँ। इसी सूत्र को यदि मैं चेंज करती हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा? के एफ बराबर डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो के एफ डेल्टा टी एफ ये रहा 2 केल्विन और एम की वैल्यू 0.25। सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आई 8। आगे इकाई भी लगानी है नहीं तो मार्क कट जाएंगे। 8 केल्विन केजी प्रति मोल, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जितना सिंपल लगता है क्वेश्चन उससे कहीं ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है जब हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ देख के आपको ये फैसला नहीं लेना है कि न्यूमेरिकल है छोड़ो, नहीं, ट्राई ज़रूर करोगे, फॉर्मूला ज़रूर लगाओगे, क्या क्या दिया है प्रश्न में ये ज़रूर लिख के आओगे। कुछ मार्क्स आपको इससे भी मिल सकते हैं अगर आप फाइनल आंसर नहीं निकाल पाए गिवन टाइम में। ठीक है बेटा, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? आपको सभी क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बस यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। क्लियर है? आगे देखिए, 1000 ग्राम नेफ्थलीन में 25.6 ग्राम सल्फर आपको विलायक दे दिया और विलय भी दे दिया। साथ में क्या कहा गया है? इसको घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन प्राप्त हुआ। सल्फर अणु का सूत्र ज्ञात कीजिए। अणु सूत्र ज्ञात करने का ये पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अणु भार ज्ञात करने के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जनरली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अणु सूत्र का एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देती हूँ। वैसे ऐसा बोर्ड में आता नहीं है, रेयर चांस है कि इस तरह का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न में हमें के एफ दिया गया है नेफ्थलीन के लिए, जिसकी वैल्यू है 6.8 केल्विन केजी प्रति मोल। तो आइए देखते हैं किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है WA 1000, WB 25.6 ग्राम, डेल्टा TF डायरेक्टली गिवन है अवनमन, तो ये लिख लिया डेल्टा TF 0.68 केल्विन और KF की वैल्यू भी यहाँ से मैंने जो दी गई है वो यहाँ पे नोट डाउन कर ली। इसके बाद निकालना क्या है? अणु सूत्र। अणु सूत्र तो तभी निकाल सकती हूँ ना जब मुझे अणु भार पता होगा।
तो इसलिए मैंने क्या किया, इन सब वैल्यूज़ के हेल्प से अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ किया। तो फॉर्मूला क्या है, mb बराबर kf अपॉन डेल्टा tf इंटू wb इंटू 1000 अपॉन WA। ये फॉर्मूला तो आपको अभी तक दिमाग में बैठ गया होगा, बहुत बार हमने इसको लिख लिया है, पढ़ लिया है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। 6.8 KF का मान था, 0.68 डेल्टा TF का मान था, 25.6 इंटू 1000 और WA ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 1000। तो 1000 से 1000 वैसे ही कट गया, सबसे पहले इसी को काट दिया। 25.6 जो बचा है, ये 6.8 से 0.68 वैसे ही कट गया। ये एक पॉइंट जो है इसके साथ रिमूव हो गया, क्या बच गया, 256। सीधा सीधा आंसर हमारे सामने आ गया। देखने में लग रहा था कि अलग कैसे निकालेंगे अणुसूत्र, हमने तो पढ़ा ही नहीं अणुसूत्र ज्ञात करना, हमने तो अणुभार सीखा था। तो देखा आपने, अणुभार की सहायता से तो अणुसूत्र अपन ज्ञात कर ही सकते हैं। तो देखिए आगे हमें इस अणुभार को किस तरह से यूज़ करना है। माना सल्फर का अणुसूत्र Sx है, हमें नहीं पता कितना है, हमें तो निकालना है, हमने Sx उसको मान लिया। तो x तो हमें पता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, उसका मास। तो अतः अणुभार कितना हो गया, x इंटू 32, इसका नंबर है एटॉमिक नंबर 32। तो x इंटू 32 बराबर 256 जो हमारे पास यहाँ पे आया था, ठीक है, अणुभार वही लिखा है हमने। तो x बराबर 256, ये 32 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आया वैल्यू 8। यानी अणुसूत्र क्या है सल्फर का, S8 है। क्या है अणुसूत्र, S8। क्लियर हुई बात। देखो कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, देख के लग रहा था कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारी वैल्यूज़ ऐसी थी जो एक दूसरे से कट रही है। 25.6, 6.8, 0.68, 1000 सब कट गया। सिंप्लीफाइड वैल्यू और सिंप्लीफाइड आंसर हमारे सामने आ गया। तो बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज तो हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में फिर कुछ और नए टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ओके एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।